हेलो एवरीवन। आज क्लास 11 के एक वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंड चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। मोस्टली इसको हम लोग रोटेशनल मोशन के नाम से ही जानते हैं और ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट माना जाता है फिजिक्स का। ठीक है। सो आप लोगों ने टाइप ऑफ मोशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। क्लास 9 से स्टार्ट किया था हमने स्ट्रेट लाइन मोशन जो पढ़ते थे, रेक्टिलिनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्चुअली होता क्या था कि एक बॉडी रहती थी और जैसे कार या उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते थे हम लोग। ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि कार कितनी भी बड़ी हो बट उसको हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते थे और अकॉर्डिंगली हम उसके मोशन को एनालिसिस करते थे। जैसे डिस्प्लेसमेंट देखते थे कि ये कार कितना दूरी तय किया, कितना टाइम में इसने ट्रैवल किया। ठीक है। और वहाँ से हमें बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलती थी, जैसे वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था, एक्सीलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता था। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वाई वी अज्यूम इट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, कार का एक डायमेंशन जब हम लोग देखेंगे, सो लेट्स सपोज मेकिंग दिस कार, तो कार इतना बड़ा एक व्हीकल है। ठीक है। और मैंने मान लो कि डिस्टेंस ट्रैवल किया इससे 1000 किलोमीटर और 100 किलोमीटर लेट्स सपोज। तो मैं आपसे पूछूं कि जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही है तो आप इस पॉइंट का दूरी देख रहे हैं कार ने कितना ट्रैवल किया, या कार के रियर एंड का डिस्टेंस देख रहे हैं कि कार ने कितना ट्रैवल किया। लेट सपोज फाइनली कार यहाँ पे आ गया, तो ना ही ये देखिए एक ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग मानते थे कि कार का जो डायमेंशन है, जैसे मान लो कि कार 2 मीटर लंबा कार है। ठीक है। लेट सपोज आई हैव, तो 100 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में 2 मीटर कार बहुत छोटा डिस्टेंस हुआ। तो इसको हमने माना कि चलो कहीं ना ए से देखेंगे ना बी से देखेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से देखेंगे और इसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो हमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है या अपने को बी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखना है। ठीक है। सो फार जो भी हमने मोशन पढ़ा उसमें कंसिडरेशन हमारा रहा कि जो भी ऑब्जेक्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है। लेकिन जब हम आगे के मोशंस देख रहे हैं, जैसे क्लास 11th में अब आ चुके हैं, तो हम लोग जो भी मोशन कंसीडर करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज नहीं लेंगे, उसमें उसका कुछ डायमेंशन रहेगा, तो उस डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। उसी में एक टाइप का मोशन हम लोग देखने वाले हैं जो रोटेशनल मोशन है। ओके। सो आप लोग यू कैन टेक आउट योर पेन एंड कॉपी और जो भी मैं समझाऊंगा उसके नोट्स बनाइए। और मैंने मेंस, नीट और एडवांस सभी टाइप के क्वेश्चंस इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं विथ ऑल द थ्योरीज एंड डिस्कशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर कॉल्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके। पहला ये चैप्टर दो पार्ट में बंटता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन। सो अभी मैंने रोटेशनल मोशन की जानकारी दी कि ये एक टाइप ऑफ मोशन होगा जिसमें बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, मोशन करेगा। ठीक है। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर हम देखेंगे। अभी हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। कि एक जैसे मान लो मेरे पास एक सर्कल है। ठीक है। और एक रिंग्स टाइप ऑफ बॉडी है, रिंग जो होता है ना, रिंग है मेरे पास। मैंने पूछा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, पॉइंट समझिएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मतलब ये इसके सारे मास जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो आपका आंसर होगा यदि सिमेट्रिक बॉडी है तो उसके ज्योमेट्रिक एक्सिस है, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको कहते हैं, वहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। सिंपल से एग्जांपल है, मेरे पास एक पेन है ऐसा। ठीक है। उसको आपको बैलेंस करना है और मैंने बोला कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप अपनी फिंगर पे इसको कहाँ से बैलेंस करेंगे? तो कहीं इस मिड पॉइंट पे अपना फिंगर रखिएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कंसेप्ट इन डिटेल। यू मे स्टार्ट राइटिंग द नोट्स। सो द फर्स्ट कंसेप्ट वी हैव इज सेंटर ऑफ मास। तो डेफिनेशन से समझते हैं पहले इसको। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल is defined as a point at which the whole mass, this is very very important, the point at a point which the whole mass of the body or all the masses of the system of a particle appears to be concentrated। कि मैंने 3 शेप लिया हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक रिंग है। ठीक है। रिंग है, ये डिस्क है और ये स्फीयर है। ठीक है। अब आप इमेजिन करना। ठीक है। डिस्क बनाने के लिए मुझे ये पूरा पार्ट को क्या करना होगा, मटेरियल से फिल करना होगा। ठीक है। ये सब मैंने इसमें कुछ मटेरियल, जैसे थाली हमारे पास होता है, उसको आप डिस्क कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। स्फीयर कैन बी ऑफ 2 टाइप, एक आपका सॉलिड हो सकता है और दूसरा हो सकता है हॉलो। ठीक है ना। रिंग क्या होता है, रिंग जो बाइसिकल का
जो आउटर पेरिफेरी रिंग ले सकते हैं, या कोई भी चूड़ी ले सकते हैं जो बैंगल्स होते हैं, ठीक है, ये रिंग। तो अब मैं बोलूँगा कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो ये जो जितनी भी बॉडी है ये सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, सिमेट्रिक बॉडी। तो सिमेट्रिक बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास लाई करता है वो उनके जियोमेट्रिक सेंटर पर लाई करता है, जियोमेट्रिक सेंटर पे। इस पॉइंट का समझिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ये जियोमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका ये रिंग एक सर्कल हो गया, इसका जियोमेट्रिक सर्कल कहाँ, सेंटर कहाँ पे होगा, तो योर आंसर विल बी समवेयर एट दिस पॉइंट, इजंट इट। मैं इसकी सिमेट्री को मेंटेन करूं तो यहाँ पे, ठीक है, इफ आई मेंटेन द सिमेट्री ऑफ दिस बॉडी, यस, समवेयर हियर। तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे इसके पूरे मास, जैसे ये m मास का बॉडी है, ठीक है, तो इसका सारा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इन द सेम वे डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो एक्सिस होगा जो किसी भी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। तो आई थिंक ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। नाउ, और ये स्फीयर है, स्फीयर में आप एक ऑरेंज को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, लेट्स चेक इट आउट। तो इसमें भी अपन दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वही इसका ज्योमेट्रिक एक्सिस पॉइंट हो, सेंटर होगा, और दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। तो ये कहीं बीच में 3D, आप यदि इसको 3D विजुअलाइज करेंगे तो ये कहीं बीच में लाई करेगा, ठीक है। नाउ एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास लाई करे वहाँ पे मास अवेलेबल हो। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं देता हूँ इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई भी मास अवेलेबल है, नहीं है, क्योंकि रिंग का सारा मास कहाँ पे अवेलेबल है, ऑन द आउटर पेरीफेरी ऑफ द रिंग, यस, हियर इट इज अवेलेबल, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे डिस्क में यहाँ पे मास अवेलेबल है, ठीक है। स्फीयर को देखें तो सॉलिड स्फीयर लेंगे तो यहाँ पे मास होगा, बट हॉलो स्फीयर लेंगे तो इस पोजीशन पे कोई भी मास नहीं रहेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एट सेंटर ऑफ मास कि द बॉडी हैज सम मास, ठीक है। ये पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास फॉर ए सिमेट्रिक बॉडी कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग और भी सिमेट्रिक बॉडी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगुलर लैमिना ले लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर लैमिना क्या हो गया कि लैमिना वर्ड सुनते ही एक आपके दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कि ये 2D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट मतलब इसका सिर्फ एरिया रहेगा, जैसे ये कुछ स्टील का प्लेट होगा, उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में कट कर लिया गया है, जिसका थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है। तो बताइए मुझे, मान लो ये दिस इज फॉर यू, कमेंट इट इन द आंसर चैट बॉक्स की, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये कैपिटल L है ये लेंथ, और इफ दिस लेंथ इज B, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली यहाँ पे कहीं लाई करना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इफ यहाँ से ऊपर B/2, और यहाँ से कितना लाई करेगा, इस साइड से या दोनों साइड से L/2 की दूरी पे ये लाई करेगा, ठीक है। कमेंट इन द चैट बॉक्स और कौन कौन सी सिमेट्रिक बॉडी आपके दिमाग में आ रही है, ठीक है, अदर देन दिस 3 और 4 बॉडीज, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ये सॉलिड स्फीयर को मैंने 3D दिखाया हुआ है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर, मान लो ये रेडियस R यहाँ से है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट, तीनों डायरेक्शन से। और ये हॉलो स्फीयर मैंने कट किया यहाँ पे भी, लेकिन अंदर से वो क्या होगा, हॉलो रहेगा। नाउ ये पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से लिखिए। इट कैन बी इनसाइड, सी सेंटर ऑफ मास कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो रिंग मैंने जब लिया तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे रहा, ठीक है। स्फीयर में भी यहाँ पे हो गया, डिस्क में भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि कोई ऐसा शेप आपको समझ में आ रहा है जिसका सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी लाई करे, एनी शेप, ठीक है। लेट्स मान लो मैंने एक ऐसा कुछ बॉडी ले लिया, ठीक है, ऐसा। तो ये हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करे, तो ये इनसाइड द बॉडी नहीं है, ठीक है। ये बॉडी मान लो ऐसे है, हो सकता है इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करे, ठीक है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। और एल्स एक मैं और रेगुलर फिगर ड्रॉ करूँ, तो मान लो ये ऐसा एल शेप का कुछ मैंने, यू शेप का कुछ मैंने कट कर लिया, ठीक है। तो मैंने बताया ना सेंटर ऑफ मास देखने का सबसे पहला कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इतना 100% श्योर है कि कहीं पे भी सेंटर ऑफ मास लाई करे, इसी एक्सिस पे एनीवेयर इट विल लाई, ठीक है। नाउ इफ विल, मैं आगे अभी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहाँ पे आपको इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिलेगा, जो
जो आउटसाइड द बॉडी है, जो इनसाइड द बॉडी नहीं है, ये बॉडी के आउटसाइड में है, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ मास पॉइंट हैज़ मास, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड अबव, ठीक है। कि जैसे रिंग के केस में देखा कि रिंग में उसके सेंटर पे कोई भी मास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यस, नाउ third point, it is always on the axis of symmetry. Center of mass is always going to be located on the center of symmetry. What is center of symmetry? तो center of symmetry से इसमें एक पॉइंट मैं आप लोग को समझाना चाहूँगा। लेट सपोज मेरे पास कोई भी एक ऐसा ये शेप का कोई बॉडी है, ठीक है। तो मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढूंगा, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसी पॉइंट पे, तो स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द सिस्टम इन इक्वल पार्ट। रिंग के केस में मैंने देखा, तो रिंग के केस में तो ये लाइन तो डिवाइड कर ही रहा है इक्वल पार्ट में, ये भी कर रहा है। तो बट ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल के केस में एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको नहीं मिला, लेकिन ये वर्टिकल, ये पता चल गया ना, ये दो पार्ट में बट गया ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा, ये ऊपर लाई करे, नीचे लाई करे, बीच में लाई करे, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन, जो हम आगे के वीडियोज में या लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। शैल वी प्रोसीड फर्दर। चलिए, फोर्थ पॉइंट अपना है सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द हेवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे मान आपने लेट सपोज एक पानी का बॉटल रखा आपने, ठीक है। तो इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। तो इमेजिन करो कि आप कहाँ आप फील कर सकते हो। पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढते हैं, ये होगा। अब मान लो मुझे, मैं कुछ पॉइंट्स आपको देता हूँ, ठीक है। इसका कहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, यहाँ पे करेगा पॉइंट ए, जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन आई एम टेलिंग यू, ए या पॉइंट बी पे, ठीक है। देखो ये पार्ट ज़्यादा हेवी है, ठीक है। मान लो कि मैंने कुछ बल्कियर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इसको बैलेंस करना होगा ऐसे। लेट मी ड्रॉ सम यूनिफॉर्म डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया, तो ये पार्ट इसका हेवी है, ठीक है। पहला क्या करना है अपने को, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढना है, ढूंढ लिया। अब मैं फिंगर पे बैलेंस करना चाहूँगा, तो मैं अपना फिंगर यहाँ पे रखूँ या क्या एडवाइजेबल पोजीशन है, ए या बी पे? ऑफ कोर्स बी पे। तो बी जो है वो किस साइड है, टुवर्ड्स द हेवियर साइज। और यहाँ से ये देखो लाइटर साइड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, दिख रहा है। मान लो ये मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास, देखो ये यहाँ पे, ये टुवर्ड्स द हेवियर साइड लोकेटेड है। तो एक बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई करेगा उसके अराउंड बॉडी क्या हो जाएगा, एक बैलेंस इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है ना। शैल वी प्रोसीड फर्दर? आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट ना। सो और भी एक इसका एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ऐसा रॉड है, डंबल, डंबल में इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। एक डंबल है, डंबल में ये है 5 kg का वेट, और ये है, ये बहुत यूट्यूब वीडियो पे बहुत फ्लोट करता है। तो आपको यदि इसको बैलेंस करना है, उठाना है, तो कहाँ से आप ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? मान लो ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो ये ए पॉइंट पे लाई करेगा या बी पॉइंट पे लाई करेगा? बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन कि सेंटर ऑफ मास लाइज नियर द हेवियर ऑब्जेक्ट, आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स ए साइड पे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। Position of center of mass depends upon frame of reference and choice of coordinate. This is very very important, I'm telling you. इस पे 5 मिनट का डिस्कशन हो सकता है हमारा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक स्क्वायर का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि कहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने इसका साइज लिया है, एल लिया है, ठीक है, एल एल। तो पहले तो नॉर्मली हम इसका सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री को ड्रॉ करके, ठीक है, ये अपने को पता है। सो दिस इज ऑफ साइड एल, वी हैव, आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर कि साइड इसका एल है और इसका मास एम है, ठीक है। सो एम कॉमा एल, ठीक है। नाउ इसका जो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, बट कहाँ से मैं देख रहा हूँ? मैं यदि मैं इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन मानता हूँ, इसको 0,0 मानता हूँ, तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ मैं करता हूँ, आप समझिए इसको। तो ये पॉइंट 0,0 हो गया, तो ये तो पता है ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मेरा, ये मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पे मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? चलिए, तो यहाँ से देखना है कि मैं आगे कहाँ, इस साइड कितना आ गया, L/2, और उसके बाद मैं कहाँ गया, L/2 पर गया। तो विथ दिस वर्टिसेस ए के रिस्पेक्ट में मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आएगा?
L/2 कॉमा L/2, ठीक है। लेकिन मैं यदि बी से देखूँ इसको, ठीक है, अब मेरा ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट हो गया, बी। तो बी से मुझे पीछे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स वाई बना लो, तो ये आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो फ्रॉम बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी माइनस L/2, बट वाई तो ऊपर जा रहा है, प्लस L/2, ठीक है। नाउ सिमिलरली मैं यहाँ से यदि देखूँ, ये आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे y तो नीचे आ गया, x भी नेगेटिव में चला गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट C से सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यस एवरीवन, इफ दिस इज 0,0, सो आपको नीचे और ये देखना है, ये साइड। तो x तो इधर गया आपने -L/2, ठीक है, और नीचे भी -L/2। नाउ इफ आई गिव यू दिस वन D, तो ये मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेरा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा। यस, ठीक है। एनीवन विद द आंसर प्लीज। डी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास, तो डी से देखो आपने L/2 में तो एक्स ट्रैवल किया, बट वाई में आप कहाँ जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। सो दिस इज -L/2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट एक क्वेश्चन आपको दूंगा, उसको आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करूँगा कि इस पॉइंट को ओरिजिन ले लूँगा, ठीक है, और आपको इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं इसको एक्स पॉइंट मान रहा हूँ। एक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप लोग को चैट बॉक्स में आंसर अपना डालना है। जिसका भी आंसर सही रहेगा, आई विल पिन हिज कमेंट्स। ओके, so now let's move toward the next topic. So I think these are the point to be pondered in order to proceed with the concept of center of mass. So if you like this video, do share and subscribe my channel, and send a comment that if you want to proceed with few more conceptual video related, like to calculation of center of mass of two particle system. So this is one of the concept we have. The next concept इसमें जो डिस्कस किया जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ मोर देन टू पार्टिकल सिस्टम या एन डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। जैसे मेरे पास एक, जैसे मैं बता रहा हूँ इसको कैसे करते हैं, बहुत सारे ऑरेंजेस है, ऐसे स्कैटर्ड है, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ मास, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो ये इस कंसेप्ट से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा जो इस पूरे इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। So if you want these contents to be available on YouTube, please do share and subscribe my channel, and comment about it. Okay, so thank you so much everyone. We'll meet in next video. Thank you.